Good morning, students. Let's start our SST class again. तो हम आज सुबह पढ़ रहे थे टॉपिक कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनसे हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन and slash and burn agriculture, large scale development project, mining process, grazing and fuel wood collection, and rapidly expanding industrial urban economy, जो हमारा 7th पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा 7th पॉइंट है वो है rapidly expanding industrial urban economy. Industrial urban economy. जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो सबसे ज्यादा किससे डिप्लीट हो रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कि लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। तो इंडस्ट्रीज ये तो है नहीं शहर के बीच में लगाई जाती है, इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रह रही हो, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन रह रही हो, ऐसे एरियाज में जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो। तो ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, तो उसके लिए फॉरेस्ट एरियाज ही सबसे बेस्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाता है और अर्बन इकोनॉमी, और जिससे क्या होता है जो हमारी सिटीज हैं वो डेवलप होती हैं, इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो 8th पॉइंट है वो है डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, कि इंडियाज बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें डिक्लाइन होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी में जैसे कि लोग क्या करते हैं, हंटिंग करके ख़त्म कर देते हैं उन चीज़ों को, या फिर जिनके ऊपर बैन लगाया जाता है उन जिन चीज़ों के ऊपर इन पेड़ों को नहीं काटना है, इन पेड़ों को नहीं काटना है, जो जंगली जानवर है उनका शिकार नहीं करना है, तो उस चीज़ को अवॉइड करके लोग करते हैं, है ना। और दूसरा होता है इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर यूज़ किया जाता है, जंगल की लकड़ियों को काट कर जलाने में काम में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होते जाते हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा पॉइंट है इसका वो है ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सबसे मेन रीजन ओवर पॉपुलेशन, या फिर आप ओवर पॉपुलेशन लिख सकते हो कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसका मेन रीजन ओवर पॉपुलेशन भी कहला सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रीजंस कि क्या क्या रीजंस हैं जिनसे हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के खत्म होने से वहाँ के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या इफेक्ट होता है इससे। कि रीजंस तो हमने देख लिए कि ये रीजंस हैं, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है। तो सबसे
सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है वाइल्ड पॉवर्टी। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो क्या है? पॉवर्टी। कैसे है पॉवर्टी? कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट क्रिएट पॉवर्टी, पीपल सेलिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट सफर फ्रॉम लैक ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड देयर सोर्स ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रॉयड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। की जो फॉरेस्ट है उनसे क्या होता है कि जो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनसे उनका रोजगार चलता है। और वो जब फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट को ही कट कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा? उनकी अर्निंग जो है वो खत्म, आने का जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पॉवर्टी क्रिएट होगी, है ना? तो ये एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ता है कि इंडिजिनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी इफेक्ट। इंडिजिनियस मीन्स क्या होता है? स्वदेशी, अपने ही देश का। इंडिजिनियस, सॉरी, NOUS, INDIGENOUS, indigenous and other forest and other forest dependent community affected. Dependent community। अब ये क्या चीज है? कि इंडिजिनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी इफेक्टेड। ये क्या चीज है? कि ड्यू टू द बायो डिस्ट्रक्शन, कि बायो डिस्ट्रक्शन के कारण many indigenous and other forest dependent community who are directly dependent on various component of the forest and wildlife for food। यानी कि जो लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से उनका रोजगार चलता है, तो उनकी वजह से जब फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं तो उन लोगों को किन किन चीज़ों का स्टॉक देखना पड़ता है, जैसे कि फूड है, ड्रिंक है, मेडिसिन है, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, all are affected adversely. In these societies, women are more affected than men as they have to travel long distance for the collection of food। यानी कि आसपास के जंगलों को जब काट दिया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? वुमेन्स को। कि वुमेन जो होती है वो क्या करती है? लकड़ियाँ वगैरह लेकर आना, पानी वगैरह लेकर आना, खाना वगैरह लेकर आना, वो दूर दूर से फिर आसपास के जंगलों को जब कट कर दिया जाएगा तो वो दूर जाएंगी, और दूर कौन जाएगा? वुमेन्स जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। तो इसके कारण मैन से ज़्यादा वुमेन जो है वो इफेक्टेड होती है ना? क्योंकि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, किसके लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड, फ्यूल, फॉडर एंड वाटर। ठीक है, खाने के लिए और उसके साथ साथ, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या ऋषभ? सो वुमेन्स जो होती है उनको दूर दूर तक जाना होता है फॉर फ्यूल, फूड एंड वाटर। ठीक है, दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आवर्स ऑफ वर्क। और दूर दूर तक जब खाने के लिए, पानी के लिए, लकड़ियों के लिए जाना होता है तो उससे क्या होता है? फिर उनकी घर की तरफ जो उनकी जिम्मेदारी होती है उनसे वो दूर होती जाती है, ना ही अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं क्योंकि लंबे समय तक उन्हें बाहर रहना होता है, और ना ही अपने घर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दिस ऑफन क्रिएट सम सीरियस सोशल इश्यूज। इससे क्या होता है कि सोशल इश्यूज क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट जो कि डिप्लीट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में सबसे ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंट रोल, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, calamities that occur due to destruction of forest, resource and land degradation। थर्ड पॉइंट है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ
सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं, जमीन अपने आप खिसकने लग जाए, फ्लड आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होते हैं। रीजन हो गया हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो 3 पॉइंट्स थे इफेक्ट के, जिसको आप डिटेल में अपनी नोटबुक में लिखोगे। सबकी भी डिटेल्स आपको लिखनी है, इनका भी मैंने आपको पैराग्राफ जो है वो सेंड कर दिया था, बाकी सबके भी आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि अब हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है और क्यों इम्पोर्टेंट, इनको कंजर्व करके रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाना क्यों जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बेनिफिशियल टू ह्यूमन लाइफ, कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, beneficial to human life। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि इट बिकम एसेंशियल, कि वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो जरूरी क्यों है कि जितना हम ज्यादा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे वो हमारे लिए उतने ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो क्या किया जाता है कि मार्केट में सेल किया जाता है। उससे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह बनती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इट ऑल्सो एसेंशियल, बेनिफिशियल है और दूसरा क्या है, एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो कंजर्वेशन है उससे क्या होता है कि जो हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है हमारा, एयर, वाटर, है ना। तो एयर, वाटर, ये सारी चीजें हमारी क्या है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। तो इनको अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्व होगा तो हमारा एयर प्यूरिफाई होगा, और फॉरेस्ट कंजर्व होगा तो हमारा वाटर की, एयर और सॉइल प्यूरिफाई रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के सबसे एसेंशियल पॉइंट्स, सबसे एसेंशियल सोर्सेज। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कंजर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बेटर ग्रोथ के लिए, है ना, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बना रहे, तो उसके बनने से हमारे हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को तो प्रॉफिट है ही है, उसके साथ साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है ना, उनके लिए भी प्लांट्स और एनिमल बेनिफिशियल। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ जो अगर लैंड के ऊपर सारी चीज़ें प्यूरिफाई है, सब कुछ एक्यूरेट है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक जो लिविंग बींग्स हैं, उन सबको क्या करना होगा, उन्हें भी प्यूरिफाई करना होगा, उनके लिए भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया, उनको भी मेंटेन रखने के लिए और मेंटेन होने के लिए हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होना जरूरी है ना। तो जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है
उसके लिए भी ये जरूरी है कंजर्व करना एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एक्वेटिक भी हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, है ना। इसके साथ साथ इंक्रीज इन द ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एंड नीड्स ऑफ पीपल, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज बीन क्लियर। लेकिन जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इनको कैसे क्लियर किया जा रहा है? ओवर पॉपुलेशन, जो हमने पढ़ा था टॉपिक अभी की, ओवर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण इन सबको जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जाता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैंने जैसे कल चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तब भी देखा था कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो लैंड है, लैंड का जो पार्ट है वो इंक्रीज नहीं होता लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। वो तो उतना ही रहेगा। आपके पास ये एरिया है, इसमें आप चाहते हो कि हम 20 कमरे बना लें, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है 25 बना लें और लोग रहने के लिए आगे आप सोचो कि इसी में 100 बना दें, ऐसा थोड़ी होता है। ज़मीन का हिस्सा तो आपके पास इतना ही है, उसमें आप उतने ही लोगों को रख सकते हो जितना आपके पास जगह है ना। इससे ज़्यादा लोगों को तो रख भी नहीं सकते हो। तो उसी तरीके से जो लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है ना। सो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो वाइल्ड लाइफ है वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हें तो जंगलों में ही रहना है। जो जंगली जानवर है वो जंगलों में ही रहेंगे, है ना। तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं कौन? वाइल्ड लाइफ, क्योंकि उनको जंगलों में ही रखा जा सकता है और वो नहीं होंगे तो वो खुले में कहाँ कैसे रहेंगे, और उससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सो मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि इसी कारण जो फॉरेस्ट को जब कट कर दिया जाता है तो इससे ये जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल फैक्टर एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अब जो स्टेप्स उठाए हैं वो कौन से स्टेप्स हैं हम देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक्ट दिया है। वो कौन सा एक्ट है वो देखते हैं पहले। सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? 1972। ये कब दिया गया? 1972। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखिए कि 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट दिया गया है 1972 में जो एक्ट दिया गया वो क्या है कि ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रांगली डिमांडेड फॉर ए नेशनल वाइल्ड लाइफ सेफ्टी प्रोग्राम, कि 1960s से 70s के बीच में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट दी गई, डिमांड की लोगों ने कि इसके लिए क्या होना चाहिए? एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए जिससे इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये एक्ट कब दिया गया? 1972 में। एंड दिस एक्ट कंटेन वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रोविजन, जिसे हम हिंदी में वो कहते हैं ना प्रावधान, दिए गए कि कैसे आपको जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना है। अंडर दिस एक्ट एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वर आल्सो पब्लिश्ड। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या दी गई कि ऑल ओवर इंडिया कितने वाइल्ड लाइफ है वो सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर है, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, उनकी क्या की गई? एक लिस्ट तैयार की गई। ठीक है। सो अंडर दिस एक्ट ऑन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज was also published
and the remaining population of certain endangered species is protected by imposing ban on hunting and restriction in trade in wildlife। कि उसकी लिस्ट तैयार की गई, उनको वैसे सुरक्षित रखा गया, उसके साथ साथ इनको कैसे सपोर्ट किया गया। दूसरी चीज इसमें क्या बताई गई कि इस एक्ट के थ्रू बैन लगाया गया, बैन किया गया कि हंटिंग नहीं करना है, हंटिंग के ऊपर बैन लगाया गया। और दूसरी चीज क्या दी गई, रेस्ट्रिक्शन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि इनका कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। ठीक है, ये दिया गया किसमें, एक्ट 1972 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 इंक्लूड सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज। धीरे धीरे 1972 के बाद में 80 से लेकर 86 तक और भी ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें अलग अलग स्पीसीज को बचाया गया है, जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, और भी जैसे ड्रैगन फ्लाइज हैं, तो अदर इंसेक्ट्स जिनको कंजर्व करके रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीसीज। ये तो हो गए हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब एनिमल, कुछ एनिमल्स जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उनको कंजर्व किया गया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीसीज। Protection of certain animal species। कि कैसे एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्शन दी, क्या प्रोटेक्शन दी गई कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट, इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किए गए। क्या प्रोजेक्ट तैयार किए गए कि जो जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए क्या बनाए गए, नियम और कानून बनाए गए। ठीक है, दिस इंक्लूड कौन कौन है उसमें, टाइगर है, किस किस को प्रोटेक्शन दिया गया, टाइगर को। दूसरा एशियाटिक लायन को प्रोटेक्शन दी। नेक्स्ट है इसमें कश्मीर स्टैग और हंगुल, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, इन सब की फोटो आप अपने फोन में देखना, आप उसको सर्च करोगे इन एनिमल्स के बारे में, तो आप उसकी फोटो से देखकर आप समझ सकोगे कि कौन सा एनिमल है, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे कि टाइगर है, एशियाटिक लायन है, हंगूर है, ठीक है, राइनोसेरस है, क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और एक एनिमल जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका एक अलग से टॉपिक हमारे बुक में दिया गया है, वो है GHA, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ियाल कहते हैं। इट इज अ रेप्टाइल एनिमल, है ना, रेंगने वाला जानवर। ठीक है, सो सम टाइम अगो द इंडियन एलिफेंट, the great Indian bustard, black buck and the snow leopard have been given full on partial legal protection। यानी कि बहुत से ऐसे जानवर है, सिर्फ ये नहीं है कि टाइगर को ही सेफ्टी दी गई है, लायन को दी गई है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फ्लाइज हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उन सबको भी उतनी ही प्रोटेक्शन मिली है गवर्नमेंट से, ताकि आने वाले समय में उनकी स्पीसीज को स्टोर करके रखा जा सके, यानी कि आगे भी लोग जान सकें कि हाँ पहले इस तरीके के जानवर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, कि अगर आपका जो होमवर्क है, आपको दिया गया था कल, जो टॉपिक दिए गए थे, वो आपने अपनी नोटबुक में कर रहे हो ना आप लोग। यस, अपना माइक ऑन कीजिए आप लोग। अपना माइक ऑन कीजिए। आपको होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली कर रहे हो ना।
चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कि कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या बनाए गए? सेंचुरीज बनाए गए। सेंचुरी आप लोग जानते हो ना, जहाँ पर इनको रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सेंचुरीज कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है establishment of national parks and wildlife sanctuaries। ठीक है, सेंचुरीज, SANCTURIES, ये स्पेलिंग है आपके सेंचुरीज। तो ये अलग अलग सेंचुरीज बनाई गई। तो इसमें क्या किया जाता है? जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, दोनों को उसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका बैलेंस जो है वो बना रहे, है ना। तो the spectacular natural beauty across the national park and wildlife sanctuary in India attract millions of tourists every year। ये जो सेंचुरीज बनाई जाती है इसका मेन पर्पस क्या होता है? एक तो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखना, दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं देखने के लिए। टूरिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं देखने के लिए सेंचुरीज वगैरह में, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनको देखने के लिए, है ना। एंड द गवर्नमेंट हैज आल्सो एस्टैब्लिश मेनी बर्ड सेंचुरीज। सिर्फ वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स ही नहीं बल्कि बर्ड्स के लिए भी सेंचुरीज बनाई गई है। तो ओवरऑल कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया के अंदर? तो 103 क्या है? नेशनल पार्क्स। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, कितने नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर? 103। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 544। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश के और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है? नेशनल पार्क्स। उसके अलावा एट प्रेजेंट 72 बर्ड सेंचुरीज है। 72 क्या है? बर्ड सेंचुरीज। ये नंबर्स याद रखना है आप लोगों को, है ना। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क है। 103 उनमें से कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं? तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड पर। 72 बर्ड सेंचुरीज, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो अपन ने ये देखा है वो कहाँ का है? इंडिया। कहाँ पर है? इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। मैम
मैम आपने जो वो पैराग्राफ की फोटो सेंड की थी उसमें से नोट्स बना के लिख लेना। क्या बोल रहे हो? जो पैराग्राफ की पिक सेंड की थी ना आपने, हाँ, उसमें उससे नोट्स बना के लिख लेना, उस पैराग्राफ को थोड़ा पूरा लिखना है। इसमें आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के अंदर ये इसका मेन पॉइंट है, तो वो आप अपने पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, है ना? यस मैडम। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लेना, उसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लेकिन इस बार आपको बनाना खुद है, क्योंकि सारी चीज़ें जब आप डिटेल से खुद पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, या इसके बारे में मैडम ने हमें बताया था तो हम इसको लिख सकते हैं या इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे आपका ही जो आपकी जो स्टडी है वो मेंटेन रहेगी, है ना? इसीलिए अब की बार आपको खुद करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है आप पूछ मैडम। लेना, मैं बता दूँगी। ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक है।